हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, आप लोगों को पता है कि 80C टू 80U की जो डिडक्शंस हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ सभी डिडक्शंस को डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 80C की डिडक्शन, जो कि रिलेटेड होती है LIP यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और भी जैसे कि प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन। तो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी इन अ वेरी इजी वे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ LIP यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो है आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिलती है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी डिडक्शन हो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिडक्शन किसे मिलेगी। तो जो आपको ध्यान है एलिजिबल SSC, तो 80C के लिए जो एलिजिबल SSC हैं वो है इंडिविजुअल एंड HUF। तो इंडिविजुअल और HUF को ही ये डिडक्शन मिलती है। ठीक है, कंडीशन क्या है, तो इसमें ध्यान रखना, वो जो भी फंड्स है या तो कहीं इन्वेस्ट करते हैं या कहीं अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ध्यान रखना, मैक्सिमम डिडक्शन आपको जो 80C के अंडर मिलेगी दैट इज ₹1,50,000। ध्यान रखना है, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज ₹1,50,000। या फिर अगर ग्रॉस अमाउंट, जो भी क्वालिफाइंग अमाउंट है डिडक्शन के लिए 80C के अंदर, विच एवर इज लेस, सपोज आपको जो ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट है वो आपका आ रहा है 80,000। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फिर आपको विच एवर इज लेस, तो 1,50,000 और 80,000 में से कम कौन सा है, 80,000। तो आपको 80C के अंदर 80,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर यही 1,80,000 होता जो कि क्वालिफाई होता 80C की डिडक्शन के लिए, तो आप मैक्सिमम 150 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 180 की बजाय आपको 150 तक की मिलती। ठीक है, अब देखो, ये डिडक्शन मैंने आपको पहले ही बताया सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलेगी। ठीक है, अब जो अमाउंट है डिडक्शन का, वो एक्चुअली में कितना आपने पे किया या डिपॉजिट किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो हम देखेंगे कि किन किन चीजों के लिए डिपॉजिट किया है या किन किन चीजों के लिए पेमेंट किया है, जो आपको 80C के अंडर डिडक्शन अवेलेबल होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, such investment or deposit can be made out of taxable or non taxable income। एक चीज ध्यान रखना, चाहे आपने टैक्सेबल इनकम में से ये पैसा जमा करवाया है स्कीम्स में या फिर नॉन टैक्सेबल में, दोनों के लिए होगा। ठीक है, मोर ओवर एक चीज, जो डिडक्शन है वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे होगी, ड्यू बेसिस पे नहीं। यानी कि एक्चुअल में आपने कितना अमाउंट पे किया है उसके बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलेगी, ड्यू बेसिस पे नहीं। ठीक है, चाहे वो पेमेंट आपकी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, चाहे अर्लियर ईयर से, चाहे फ्यूचर ईयर से। मतलब सबसे मेन चीज है कि आपने जितना पेमेंट किया है, ड्यू बेसिस पे नहीं, जितना पेमेंट किया है उसी के बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलेगी। अब जो सबसे मेन चीज आती है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्वालिफाई करती हैं अंडर सेक्शन 80C फॉर डिडक्शन। तो सबसे पहले है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट। हमने पहले भी पढ़ा LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए, एनी सम पेड बाय एन इंडिविजुअल टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ SSC और स्पाउस और एनी चाइल्ड। सिर्फ ध्यान रखना, LIP यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो खुद का, आपके स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस होती है और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है। और चाइल्ड का, जो चाइल्ड है वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, मैरिड भी है, अनमैरिड, कोई भी हो। ठीक है, आपका चाइल्ड, उसके लिए अगर आप LIP पे कर रहे हैं तो आपको मिलेगी। और HUF के केस में जो है कोई भी मेंबर होगा HUF का। ठीक है, अब देखो, इसमें जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की आपने पॉलिसी कब ली थी उसके बेसिस पे आपको जो है डिसाइड होगा कितनी डिडक्शन मिलेगी। दो, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है बिफोर 1 अप्रैल 2012, ध्यान रखना, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 1 अप्रैल 2012 से पहले, तो आपको एक्चुअल सम एश्योर्ड का 20%, कितना, 20% आपको डिडक्शन मिलेगी। जैसे कि मान लो, सम एश्योर्ड क्या होता है
कि जितना पैसा आपको LI मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया उसकी मैच्योरिटी के लिए या फिर जब डेथ हो जाती है जितना पैसा मिलेगा वो सम एश्योर्ड होता है, तो उसका 20% अगर आपने पॉलिसी ली है 1 अप्रैल 2012 से पहले, ठीक है, और अगर आपने 1 अप्रैल 2012 के बाद यानी कि आफ्टर 1 अप्रैल 2012 अगर आपने पॉलिसी ली है तो वो 20 से कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 1 अप्रैल 2013 के बाद, लेकिन ऐसे पर्सन की लाइफ पे जो कि डिसेबल है या फिर जिसको सीवियर डिसेबिलिटी है जो सेक्शन 80U में आता है। अब 80U की डिडक्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, मतलब जो डिसेबल पर्सन है या फिर 80 DDB में होती है कुछ डिसीजेज ऐसी लाइक कैंसर वगैरह, तो अगर ऐसे पर्सन की लाइफ पे अगर आप LIP पे कर रहे हैं तो आपको 15% हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखो। अगर आपने 1 अप्रैल 2012 से पहले पॉलिसी ली है तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड, आफ्टर 1 अप्रैल 2012 तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड। और अगर कोई डिसेबल पर्सन है या फिर ऐसा कोई कैंसर वगैरह कोई डिसीजेज हैं जो 80 DDB में है और आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद लिया तो 15% ऑफ द एक्चुअल सम एश्योर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको LIP का ये है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों को काफी इजी लैंग्वेज में इसके बारे में बताया है जो आपने अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए कौन कौन सी ऐसी चीज है जो 80C के लिए क्वालिफाई होती है। एम्प्लॉय का शेयर टू प्रोविडेंट फंड, और कौन सा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही, एम्प्लॉय के खुद की कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, SPF यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या फिर RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। फोर्थ क्या है, इन्वेस्टमेंट इन PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपको पता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं यानी कि जो जॉब नहीं करते वो भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, तो PPF स्कीम में, लेकिन ध्यान रखना मैक्सिमम जो है 1,50,000 इज अलाउड टू बी इन्वेस्टेड इन 1 फाइनेंशियल ईयर। एक साल में आप ज्यादा से ज्यादा PPF में 1.5 लाख तक आप कर सकते हैं। सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF फॉर इंडिविजुअल कैन बी इन द नेम ऑफ द SSC। वो खुद के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है PPF में, अपने स्पाउस के लिए या बच्चे के लिए, ठीक है। और HUF के केस में अगर देखें तो एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। उसके बाद है सुपर एनुएशन फंड होते हैं। अगर एम्प्लॉय उस सुपर एनुएशन फंड में जो कि अप्रूव्ड है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है तो भी 80C के अंदर उसको डिडक्शन मिलेगी। मतलब ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि 80C के लिए आपको कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे आपको डिडक्शन मिलती है। फिर क्या है, नोटिफाइड सिक्योरिटीज या फिर नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम। अगर आप किसी भी नोटिफाइड सिक्योरिटीज या फिर नोटिफाइड जो डिपॉजिट स्कीम है उसमें इन्वेस्ट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे कि NSS 1992, तो आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद है परचेज ऑफ NSC होते हैं हमारे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसका जो 8th इशू और 9th इशू है उसके लिए आपको डिडक्शन मिलती है 80C के अंदर। और इसके अलावा जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है यानी कि जो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है वो भी इसमें क्वालिफाई होता है डिडक्शन के लिए, लेकिन जो लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर का एक्रूड इंटरेस्ट क्वालिफाई नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है नोटिफाइड यूलिप्स मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। क्या होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान? जब आप इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करते हो तो उसका कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी आगे इन्वेस्ट कर देती है, तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो प्रीमियम की जो आप पे कर रहे हो उसकी सिक्योरिटी तो है ही, प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो लोग जो है इसको हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं। सो कंट्रीब्यूशन बाय एन इंडिविजुअल और HUF टू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान किसके, LIC म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल जो है धनरक्षा 1989, या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर, मतलब एक तो LIC का म्यूचुअल फंड हो गया या फिर UTI जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। तो इसमें अगर आप अपने नाम पे अपने स्पाउस और बच्चे के नाम पे करते हैं और HUF के केस में किसी भी मतलब फैमिली के मेंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC के जो एन्युटी प्लान है जैसे कि जीवन धारा, जीवन अक्षय या फिर जो UTI और नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स है उसमें आप कर रहे हैं इन्वेस्ट, ठीक है। या फिर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 2005 में। मतलब ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है।
या फिर जो नोटिफाइड पेंशन फंड जो कि म्यूचुअल फंड या यूटीआई ने सेटअप किया उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक और चीज देखो, सम पेड एज सब्सक्रिप्शन टू होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि एनएचबी की जो होम लोन अकाउंट स्कीम है उसमें आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक ने कोई भी पेंशन फंड या डिपॉजिट स्कीम बनाई हुई है उसमें आपने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब एक और क्या है, अगर किसी भी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका काम है हाउसिंग फाइनेंस देना, ठीक है, उसकी डिपॉजिट स्कीम में सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उनका काम क्या होता है कि हाउसिंग एकोमोडेशन प्लानिंग डेवलपमेंट, सिटीज टाउन की विलेज की इंप्रूवमेंट, तो इसके लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब देखिए चिल्ड्रन की ट्यूशन फी पेमेंट, ट्यूशन फीस में हम डेवलपमेंट फीस, डोनेशन या फिर इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। पेड टू एनी स्कूल कॉलेज, यहाँ ट्यूशन वो वाली ट्यूशन या कोचिंग वाली जो हम आप देखोगे जब आप फीस स्लिप देखेंगे उसमें आपको ट्यूशन फी अलग से दिखती है। तो अगर आप किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी इंडिया में सिचुएटेड है, किसके लिए, फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी टू चिल्ड्रन, एनी टू चिल्ड्रन, ये ध्यान रखना है, दो से ज्यादा नहीं, इंक्लूडिंग पेमेंट्स फॉर प्ले स्कूल, प्री नर्सरी एंड नर्सरी, तो ये भी आपको मिलती है। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल रीपेमेंट्स ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान रखना परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन अगर हाउस प्रॉपर्टी का आपने करवाना है और उसके लिए आपने लोन लिया है तो प्रिंसिपल की रीपेमेंट, जब आप प्रिंसिपल की रीपेमेंट करेंगे, यहाँ पे ब्याज की बात नहीं हो रही है, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, अगर आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करेंगे, ठीक है, देखिए पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और पार्ट पेमेंट्स और रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का पर्पस क्या था, बाय करना या कंस्ट्रक्ट करना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द एसएससी, ये भी डिडक्शन के अंडर आएंगे। लेकिन अगर जो प्रॉपर्टी है, अब क्या है, एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने जो है जो प्रॉपर्टी है जो आपने खरीदी थी या फिर जो आपने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, तो अगर जो 5 साल से पहले ही, 5 साल कब, जब आपने जो है क्या किया था, हाउस को ऑब्टेन किया था या खरीदा था, 5 साल होने से पहले ही आपने उस घर को बेच दिया जिसके लिए आपने लोन लिया था, और जब वो हाउस आपने ऑब्टेन किया था उसके 5 साल से पहले ही आपने उस घर को बेच दिया, तो जितना भी अमाउंट था ना डिडक्शन का वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 5 साल से पहले ही आप उसको बेच रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद है अगर जो है सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, जो भी एलिजिबल इशू है, एलिजिबल इशू ध्यान रखना, जो कि पब्लिक कंपनी किसमें इन्वॉल्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स जो कि हमारी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटी को डेवलप करने में लगे हुए हैं, उनके एलिजिबल इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स में आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो भी आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलेगी। और उसके बाद जो अगर कम से कम 5 ईयर की आपकी एफडी है, फिक्स डिपॉजिट कम से कम 5 इयर्स का है, ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे नोटिफाई किया अगर वहां पे आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद है नाबार्ड यानी कि जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके नोटिफाइड बॉन्ड्स में आप सब्सक्राइब करते हो। और क्या है, जैसे सीनियर सिटीजन्स की सेविंग स्कीम है 2004, अगर उसमें कम से कम 5 सालों के लिए करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है जो पोस्ट ऑफिस के जो है जो टाइम डिपॉजिट होते हैं यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं कम से कम 5 ईयर के, ठीक है। या फिर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको जो है एटीसी के अंदर रिडक्शन मिलेगी। तो देखो बेसिकली मैंने ये आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी कि आपको एटीसी के अंदर कौन कौन सी चीजों में रिडक्शन मिलती है। प्रोविडेंट फंड में, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो नहीं मिलेगी, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, from the following particulars find out the amount of deduction under section 80C for the assessment year 2023 and 24। देखो पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है कितना, 25,000, ठीक है, ये एटीसी के लिए होगा। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऑब्वियस है ये भी होगा। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ, ठीक है, खुद की लाइफ पे है। और जो सम एश्योर्ड है ना, लेकिन हमने वो देखना है टाइम पीरियड,
पॉलिसी 2014 में ली है, यानी कि 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है। 1 लाख है, उसका मैक्सिमम मैंने बताया था 10% मिल सकती है, जबकि इन्होंने 12% लिया है। तो यहाँ 12,000 की बजाय आपको सिर्फ 10,000 तक की मिलेगी, क्योंकि 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिल सकता है ना। उसके बाद है परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू, यस ये क्वालिफाई होगा। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी फॉर 2 चिल्ड्रन, दिस इज क्वालिफाइड। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, दिस इज ऑल्सो क्वालिफाइड। हाउस की लोन की रीपेमेंट है, ये भी क्वालिफाई है। देखिए अब सॉल्यूशन इसका, देखो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ ठीक है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, और मैंने आपको बताया यहाँ पे 10,000 आएगा, 12,000 नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड की मिल सकती है ये चीज, ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यही ट्यूशन फी, सुकन्या समृद्धि, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, यहाँ पे टोटल 1,52,000 आ रहा है, जबकि मैक्सिमम हमें 1,50,000 की मिल सकती है। तो हम डिडक्शन कितनी मिलेगी एटीसी के अंदर, 1,50,000 की, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।